अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। ये सीधी तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट के लिए किया अपना नामांकन दाखिल। 1 जून को होना है चुनाव, 7वां चरण और अंतिम चरण, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। और बस नामांकन की प्रक्रिया समाप्त, प्रधानमंत्री ने किया नामांकन दाखिल। हमारे साथ फोन लाइन पर दीपक चौबे जी जुड़ गए। जी दीपक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। कौन कौन से लोग उनके साथ फिलहाल इस वक्त मौजूद है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस पल का इंतजार था भाजपा को और भाजपा के तमाम नेता व कार्यकर्ताओं को, वो पल का इंतजार की जो घड़ी थी वो कहीं न कहीं समाप्त होती नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में पूरी तरीके से अब नामांकन दाखिल कर चुके हैं और पूरी तरीके से अब ये हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तीसरी बार फिर से वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। और आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ भूपेंद्र चौधरी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे और पूरी तरीके से विधि विधान के साथ, जिस हिसाब से पिछली बार अगर देखा गया 2019 के लोकसभा चुनाव में, जिस हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और कहते हैं कि मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया और माँ गंगा का आशीर्वाद देखते हैं और डुबकी लगाने के बाद जो है कि पूरी तरीके से जाते हैं, तो आज वही प्रक्रिया के हिसाब से देखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरेगा गेस्ट हाउस से निकलते हैं और सीधे दशाश्वमेध घाट की तरफ रवाना होते हैं और वहां जाने के बाद जिस हिसाब से आज गंगा सप्तमी का दिन भी था, तो उन्होंने सबसे पहले माँ गंगा का आशीर्वाद लिया और माँ गंगा की आरती उतारी। उसके बाद वो ये कहा जाता है कि जब काशी में कोई शुभ कार्य करना हो तो सबसे पहले काशी कोतवाल बाबा के यहाँ मत्था टेकना पड़ता है। तो आज उसी हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से सीधे काल भैरव मंदिर जाते हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ जो है मत्था टेकते हैं। मत्था टेकने के बाद सीधे वो नामांकन स्थल जाते हैं और नामांकन स्थल जाने के बाद वहां पे पूरी कागजी प्रक्रिया के साथ ही साथ वो नामांकन दाखिल करते हैं और नामांकन दाखिल करने के बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो वही सिंबल जो हर चुनाव में उनका देखने को मिलता है। तो आज कहीं ना कहीं देखिए, पूरे काशी वासियों को भी इंतजार था, पूरे देशवासियों को इंतजार था और भारतीय जनता पार्टी के तमाम पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों को भी उस क्षण का इंतजार था। तो आज पूरी तरीके से ये तय हो गया कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर उनके पक्ष में अगर बात कर ली जाए तो इंडिया गठबंधन के मुख्य प्रत्याशी बताए जा रहे हैं अजय राय, जो कि उनके खिलाफ में चुनाव लड़ते नजर आएंगे। तो अब देखना ही दिलचस्प होने वाला है कि वाराणसी लोकसभा जो कि अंतिम चरण की चुनाव होने वाली है, अब उसमें क्या मुद्दे होंगे, किस हिसाब से रणनीति बनाई जाएगी और काफी किस हिसाब से जो है कि अब 4 जून को जब वो रिजल्ट आएगा तो देखना होगा कि बनारस में जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि 10 लाख पार इस बार प्रधानमंत्री बहुमत से जीतते जाएंगे, तो अब देखना होगा कि क्या प्रधानमंत्री की विधि विधान प्रक्रिया और जो तमाम जो 10 लाख पार के नारे हैं वो पूरा होता है या नहीं। जी वैसे आखिरी चरण में चुनाव होना है 1 जून को, 7वां चरण। और अभी हम बात करेंगे वाराणसी लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशी बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की। तो नरेंद्र मोदी जी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है और कई समर्थक और कई दिग्गज उनके साथ मौजूद है। हम यूं कह सकते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में कई राज्यों के दिग्गज मौजूद हैं। तो आज क्या कुछ देखने को मिलेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, और यूं कहें कि पूरे बीजेपी की तरफ से जो लोग आज वहां पर मौजूद हैं नामांकन के अलावा, इसके बाद और क्या कार्यक्रम रहेंगे? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जब अंदर नामांकन दाखिल करने जाते हैं तो बाहर जब भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं उनसे जब वार्तालाप होती है तो सीधी तौर पे कहते हैं कि आज हम लोग के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और काफी खुशियों का पर्व है। और यूं ही नहीं, जिस हिसाब से बोला जाता है कि राजनीतिक जो महापर्व है वो अब कहीं ना कहीं पूरे गलियारों में दिखता नजर आ रहा है। तो प्रधानमंत्री अब वहां से नामांकन दाखिल कर चुके हैं और नामांकन दाखिल करने के बाद प्रधानमंत्री का जो नामांकन की पूरी प्रक्रिया है वो समाप्त हो चुकी है। और आपको बता दें कि वहां से अब सीधे वो रवाना होंगे रुद्राज कन्वेंशन सेंटर में। वहां पे कुछ प्रबुद्ध जन है जिनसे उनकी वार्तालाप होगी और वार्तालाप करने के बाद वो कुछ पार्टी के पदाधिकारी, कुछ पार्टी के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, या क्षेत्रीय अध्यक्ष की बात कर ली जाए, दिलीप पटेल की बात कर ली जाए, हंसराज विश्वकर्मा की बात कर ली जाए, तो तमाम ऐसे नेता हैं जिनसे वो वार्तालाप करेंगे और ये रणनीति जानने की कोशिश करेंगे कि वाराणसी लोकसभा सीटों पर किस तरह से रणनीति बनानी होगी, क्या कुछ इसमें और बदलाव की जरूरतें हो सकती हैं। क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में काफी आते हैं तो सीधे अस्सी घाट जाते हैं और अस्सी घाट की तस्वीरों को देखते हैं तो वहां से उनका संकल्प होता है कि स्वच्छ काफी सुंदर काफी की मिशन लेके और उन्होंने जो है कि संकल्प दिया, उसके बाद 84 घाटों को पूरा सुंदरीकरण कराएं। तो कहीं ना कहीं जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, चाहे चुनाव की बात कर ली जाए, चुनाव के पहले की बात कर ली जाए, क्योंकि 43वां दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो इस बार का जो दौरा है वो इसलिए खास हो जाता है कि लोकसभा 2024 की चुनाव और वही पूरी तरीके से अगर बात कर ली जाए तो क्योटो बनाने की जो तैयारियां हैं तो उसकी नई नई रणनीतियों को लेकर आज कार्यकर्ताओं और नेताओं संग बैठक
करेंगे और बैठक करने के बाद ये भी चीजें निकल कर आ सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने काशीवासियों को क्या कुछ कहा, प्रधानमंत्री ने अपने भाजपा के नेताओं कार्यकर्ताओं को क्या कुछ कहा। तो जब जब प्रधानमंत्री आते हैं तो कुछ ऐसी अनोखी तस्वीरें, ऐसी बातें निकल कर सामने आती हैं जो अलौकिक होती है। उसको देखने, उसको सुनने के लिए काशीवासी ही नहीं, पूरे देशवासी जो है इंतजार करते नजर आते हैं। जी, जब वाराणसी सीट के लिए जब चुनाव आयोग ने यह ऐलान किया कि वाराणसी सीट पर 7वें चरण में मतदान होगा, तो इस पर भी चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ और सवाल उठे कि वाराणसी सीट में जो है आखिरी चरण में मतदान क्यों, जबकि पता है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं। तो इस पर भी मुद्दा गरमाया था। और कहीं ना कहीं देखिए, आखिरी चरण में मतदान है तो प्रचार प्रसार के लिए काफी समय मिलेगा, काफी वक्त मिलेगा जनता के बीच जाने में, उनसे बात करने में। तो क्या लग रहा है कि प्रचार प्रसार कितना मजबूती से यहाँ पर काम करेगा, और जो नारा है, जो वादा है 400 पार, इंडिया गठबंधन साफ, इस तरह के कई नारे हैं, कितना रंग लाएगा? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अंतिम चरण के चुनाव जिस हिसाब से आपने कहा कि समय मिलेगा, वक्त मिलेगा प्रचार प्रसार का, तो खासम खास बात यह है, भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से कहा करती है कि वाराणसी लोकसभा सीट में तो टक्कर में कोई है ही नहीं। और प्रचार प्रसार की अगर बात कर ली जाए तो पूरा काफी भगवामय होता नजर आ रहा है, पूरे काफी में भाजपा के झंडे लहराते नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें, वहीं विपक्ष के कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जो सीधी तौर पर ये भी उल्लंघन करते नजर आते हैं, ये भी बताते नजर आते हैं कि आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और अगर दूसरा पार्टी करता है तो उसके ऊपर मुकदमा साजिश किया जाता है। तो आपको बता दें कि वाराणसी में महज 2 दिन पहले कुछ ड्रोन शॉट भी उड़ाए गए थे। 1000 ड्रोन से पूरे काशी के सुंदरीकरण को दिखाया गया था, बताया गया था कि प्रधानमंत्री के इस 10 सालों में क्या क्या कार्य किए गए हैं, क्या क्या चीजें बदलाव हुई हैं, तो उसको ड्रोन के माध्यम से प्रचार प्रसार किया गया था। ये एक ऐसी तस्वीर निकल कर आई है पूरे देश में, जो एक पहला ऐसा शहर बना है जिसको रेत के उस पार जब जाते हैं वहां पे, उसके बाद शाम का वो दिन होता है, अमित शाह भी शामिल होते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होते हैं, और पूरी तरीके से ड्रोन शो दिखाया जाता है। और ये करीब करीब 3 दिन ये शो चलाया जाता है। इसमें बताया जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर का सुंदरीकरण कैसे हुआ, कैसे रोड का विकास हुआ, कैसे सड़कों का विकास हुआ। तो पूरी तरीके से प्रचार प्रसार होता नजर आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है कि अब की बार बनारस में 10 लाख पार और देश में 400 पार, कोई नहीं है टक्कर में। तो इस हिसाब से देखिए, इस तरह की नारेबाजी जो चल रहा है वर्तमान समय में, तो वो देखना होगा कि अब क्या विपक्ष की तरफ से जो मजबूत चेहरा बताया जा रहा है उतरे हैं, तो उनके तरफ से किस तरह से रणनीति तैयार। जी दीपक जी, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी साझा करने के लिए। अब देखिए, हमारे साथ बीजेपी नेता अमित तिवारी जी भी मौजूद है फोन लाइन पर। जी अमित जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार वाराणसी लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। आगे की रणनीति क्या होगी अमित जी? शोभा जी, देखिए, आज जिस तरीके से नामांकन की प्रक्रिया समाप्त होने जा रही है, और आपने देखा कि प्रस्तावकों की सूची से लेकर जितने भी बीजेपी के राज्यों में जितनी सरकारें हैं उसके मुख्यमंत्री वहां पे मौजूद थे, एनडीए के जितने प्रमुख दल हैं उनके प्रतिनिधित्व वहां पे, मुख्य जो नेता हैं वो वहां पे मौजूद थे। तो निश्चित तौर पे एक जो एनडीए कितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, इन सारी चीजों से प्रतीक होता है। और पर आज अगर आप देखें तो जिस तरीके से नामांकन पे जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी की गंगा यात्रा रही, भैरव मंदिर में जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की, और अब जाकर नामांकन करने जा रहे हैं, तो ये जो पूरी की पूरी क्रिया है, आप उसी व्यक्ति से अपेक्षा कर सकते हैं जो यहाँ की संस्कृति, यहाँ के समाज से जुड़ाव रखता हो, जो यहाँ की संस्कृति समझता ही नहीं हो। अभी आप देखिए तो राहुल गांधी हर चुनाव के पहले टेम्पल रन किया करते थे, इस बार उनका टेम्पल रन बंद है। क्यों बंद है? एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या उनको किसी विशेष वर्ग ने ये कहा है कि आपके टेम्पल रन से हम खुश नहीं हैं, तो उन्होंने शायद वो टेम्पल रन बंद कर दिया होगा। तो राजनीति में वो लोग जातियों को तोड़कर, उनको टुकड़ों, समाज को टुकड़ों में बांटकर ये सारा प्रयोग कांग्रेस पार्टी करती आई है, तो वो उनका उद्देश्य है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को देखें तो वो समाज को लेकर, समाज के साथ पूरे देश को एक साथ लेकर चलने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी जब भी संबोधन करते हैं तो 140 करोड़ परिवार की बात करते हैं, और अपने संबोधन में ये वो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और जब ये कहते हैं सबका प्रयास, तो उसमें सभी का प्रयास निहित है। अगर 2047 तक भारत को विकसित भारत बनना है तो उसमें सभी का प्रयास निहित है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी जैन हो, बौद्ध हो, या किसी और जाति धर्म से हो। जी बहुत शुक्रिया तिवारी जी, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए।